गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, इसको गाली दे, मौलाना को अभद्र शब्द कहा, मौलाना पर तनकीद किया। हम मौलवी लोगों से जुड़े हुए हैं। इतनी बड़ी भीड़, पैसा पर अगर कोई भी कर लेगा, नरेंद्र मोदी जो हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री, वो भी पैसे पर 2 दिन के अंदर में इतना अगर भीड़ जुटा लेगा तो थाना के प्रभारी से क्यों बात करना पड़ा, क्यों इस तरह की लॉ एंड ऑर्डर को सुधारने की बात करनी पड़ी? क्या स्थिति बहुत बुरा है, इसको हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि बिजली का समस्या खाली हमारे पब्लिक को नहीं, हमको भी है, हमारे लोगों को भी है। नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे खबर सीमांचल एक्सप्रेस। खबर सीमांचल एक्सप्रेस अपनी तेज़ रफ्तार के साथ आज आ पहुंची है कोचाधमन विधानसभा क्षेत्र के काठामठा गांव। काठामठा गांव से आपको एहसास हो ही गया होगा कि ये गांव विधायक अलहाज इजहार अस्फी का गांव है। तो मैं आज उनके आवास पर पहुंच चुका हूं, उनसे थोड़ी सी गुफ्तगू करूंगा और उनसे जानने की कोशिश करूंगा कि वो जो आज एमआईएम पार्टी को छोड़कर आरजेडी पार्टी में गए हैं, क्या कारण थी, क्या पार्टी में त्रुटि थी जो एमआईएम पार्टी को छोड़कर आरजेडी में गए हैं। तो मैं इजहार अस्फी साहब से बात करने की कोशिश। सर, कहना ये चाह रहे थे कि मतलब जनता पहले तो बहुत सोशल मीडिया पर मैंने देखा, लोगों ने देखा कि जनता बहुत उग्र हो चुकी थी। जनता कह रही है कि महिलाओं ने, बुजुर्गों ने रोज़ा रखकर एमआईएम पार्टी को जिताने का काम किया, लेकिन 4 लोग जो एमआईएम पार्टी से कहीं ना कहीं गद्दारी करके दूसरे पार्टी में चले गए, तो उन रोज़ा रखे हुए महिलाओं का और बुजुर्गों का जो वोट दिया वो बर्बाद हो गया। तो इस तानाशाही कहीं ना कहीं कहा जाएगा, इसके खिलाफ हम लोग मुहिम खोलेंगे। लेकिन अब तक तो वैसा कुछ हुआ नहीं। लेकिन उन लोगों ने जो वोट दिया तो वो रोज़ा रख के दिया, दुआ पढ़ के दिया, तो उनकी वोट की कीमत आप लोगों ने क्यों नहीं समझा? हाँ, आपका कहना सही है, लेकिन ये बात जो बोला कि हम लोग वोट दिए हैं, सही दिए, मैं शुक्रगुजार हूँ उन माँओं का, उन बहनों का जिन्होंने हमको वोट दिया, हमारे लिए रोज़ा रखा, हमारे लिए दुआएं मांगी। वो सारे लोग ठीक हैं। उन लोगों को बरगलाने के लिए चंद लोग हैं, मुट्ठी भर लोग उन लोगों को बरगलाता है। और आज तक किसी औरत का, किसी बुजुर्ग का, किसी लोगों का नेगेटिव जवाब नहीं सुने। हमको तो सुबह से शाम तक फ़ोन आता है, हम फ़ोन करते हैं, हमको फ़ोन करता है और सब लोग यही कहता है कि नहीं, आज से आप 1 नंबर विधायक हैं। आज से हम लोगों ने भाई कोई भाजपा ज्वाइन नहीं किया ना, हम लोगों ने राय मशवरा के साथ लोगों से ताल्लुक़ से टेलीफोन के हिसाब से मतलब 2 घंटा के अंदर में हम लोगों ने डिसीजन लिया। लेकिन इससे पहले ही से कितना दिन से चल रहा था, लोगों से राय मशवरा लिया। जनाब अख्तरुल ईमान साहब हमको कहा कि आप लोगों से राय मशवरा क्यों लीजिएगा, हम टिकट दिए आपको, हमसे राय मशवरा क्यों नहीं करते हैं। अख्तरुल ईमान से आप ही जाइए, आप उसको पूछिएगा कि अख्तरुल ईमान साहब, इजहार अस्फी साहब बोल रहे हैं कि जब हम जनता से मीटिंग कर रहे थे एक एक आदमी करके, तो आपका जवाब हुआ था कि आप जनता से क्यों मीटिंग कीजिएगा, हमसे मीटिंग कीजिए, हम टिकट दिए आपको। लेकिन ये जो बोल रहा है कि ऐसा कर रहा है पब्लिक, वैसा कर रहा है, औरतें ऐसे कर रही है, ऐसा कोई बात नहीं। सब लोग हमें दुआ देती है। और हमने जो परसों दिन पटना से किशनगंज उतरा और जो लोगों का प्यार मिला रास्ते में, गाँव में कई गाँव हम पार करके अपना घर पहुँचे। घर पर भी बहुत लोगों का कतार था। एक मिनट रोकना चाहूँगा। आप कह रहे हैं कि मतलब जिस दिन आए तो बहुत प्यार मिला। उनके तरफ से एक ये भी आरोप लगाया जाता है कि जो प्यार मिला तो इन लोग, जो लोग रैली में गए थे या फिर उनका समर्थन में गए थे, उनको पैसे से बुलाया गया था। क्या ऐसा ही है क्या? अच्छा बताइए, हम ये बता रहे हैं कि उनके मौधो कहाँ अपना घर को कहता है, टेना कहता है, मौधो कहता है, या फिर किशन कहता है, जहाँ भी कहता है वहाँ के लोगों से पूछ लीजिए कि आपको 50 लाख रुपया देते हैं। और इतनी बड़ी भीड़, पैसा पर अगर कोई भी कर लेगा, नरेंद्र मोदी जो हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री, वो भी पैसे पर 2 दिन के अंदर में इतना अगर भीड़ जुटा लेगा तो वाकई हम पैसा दे करके मंगाए हैं। वरना इस बात को वो वापस ले और कहे कि लोगों की भीड़ जो थी वो मोहब्बताना भीड़ थी। उन्होंने, अख्तरुल ईमान साहब ने सोनथा के हमारे वर्करों को टॉर्चर किया। बोला कि आए सोनथा से तुम लोग कैसे 22 गाड़ी लेके चले गए? तो बोला कि हम ले गए, सारे लोग चले गए, तो हम सोनथा का ठेकेदार तो नहीं है। और भी इसी तरह से रहमतपुरा से लेकर के बिशनपुर साइड तक का सब लोग अपने से गए और सबको टॉर्चर करने का उन्होंने काम किया। और मुँह तोड़ जवाब दिया लोग कि भाई हम अकेले नहीं गए, सारे लोग थे, हुजूम था, रैली में बेतहाशा भीड़ हो गई थी और घर पर भी काफ़ी लोग थे। सर, तो आप कह रहे हैं कि सबके समर्थन से हम राजद ज्वाइन किए हैं, तो कहीं ना कहीं आपको 10 दिन क्यों आने में लग गया पटना से आकर? इसके बारे में आप क्या कहेंगे?
10 दिन मुझे लग गया पटना से आने में। जी, लगभग तो 10 दिन लग ही गया। जब सीमांचल का सारा इलाका बाढ़ के त्रासदी झेल रहा था, लोग जगह जगह अपने शरण लेने में मजबूर हो रहे थे, उस टाइम आप लोग राजद ज्वाइन करके लड्डू खिला रहे थे, बांट रहे थे। आपको उस टाइम सीमांचल का लोगों का दर्द लेना था, आप उस टाइम वहाँ थे, तो जानना चाहते हैं कि देखिए, आखिर- लोग जानने नहीं चाहते हैं, जो लोग जानना चाहते हैं वो कान खोल कर सुन लें। वो लोग, वो हमारे मुखालिफ भाई हैं, वो ये चाह रहे हैं कि किसी तरह से लोगों को उरगलाएं। आप बताइए, हम लोगों का वहाँ पर सेशन चल रहा था, इसी पीरियड में हम लोगों ने भाजपा को रोकने के लिए, भाजपा गठबंधन को रोकने के लिए हम लोगों ने तेजस्वी की पार्टी को बड़ा किया। क्योंकि ये बात आप भी जानते हैं, सारे लोग जानते हैं कि अगर दावत होती तो बड़ी पार्टी को होती, और हमारे बिहार में बड़ी पार्टी कौन थी? भाजपा थी। उसको 76 था, 77 था, और राजद को 76 था। एक सीट वाले को दावत करता। अचानक पता चला कि कल परसों में नीतीश कुमार जी को उतार कर कुर्सी से भाजपा के किसी एमएलए को मुख्यमंत्री बनाएगा। हम लोगों ने आनंद फानंद में कुछ लोगों से राय मशवरा करके ओके कर दिया कि ठीक है भाई, हम लोग जब तक जान रहेगा तो हम लोग भाजपा को सरकार में आने नहीं देंगे, जिसके चलते हम लोग ये कदम उठाया। इसका मतलब ये है कि आपके द्वारा कहा जा रहा है इशारों में कि सरकार परिवर्तन होने वाली है, आप इसी वजह से उस पार्टी में गए हैं कि सरकार बनेगी तो उस पार्टी का हिस्सा होंगे। तो लोग जानना चाहती है कि आप जो पार्टी का हिस्सा बनेंगे, तो आप इतने दिनों से इस बारे में सोचे नहीं थे क्या? इतने दिनों से सोचे नहीं, बहुत दिन से सोचे थे। हमारे विधायक लोग भी बहुत दिन से सोच रहे थे, हम ही मतलब थोड़ा सा आल टाल कर रहे थे। और जब देखे कि वाकई अगर हम इस कदम को नहीं उठाते हैं तो भाजपा की सरकार अगर बन गई तो जनता हमें नहीं बख्शेगा। जो आदमी आज इस पर कदम बढ़ा करके लोग आवाज़ उठाते हैं, मैं समझता हूं कि उन लोगों का ख्वाहिश था कि बिहार में नीतीश कुमार को हटा करके कोई बड़ा सेकुलर पार्टी या राजद गठबंधन का सरकार नहीं बने, भाजपा की सरकार बने, इसीलिए वो लोग कीचड़ उछाल। अच्छा, एक सवाल कि आप लोग जो है मतलब पार्टी ज्वाइन किए, तो आप लोग की तरफ से आप लोग को कहा गया है पार्टी की तरफ से कि आप लोग को मंत्री का पद या किसी तरह का कुछ दिया जाएगा? भाई, अगर सरकार बनी तो मंत्री का पद और कोई पद वो तो वक्त आएगा तो देखेंगे। ऐसे मंत्री का पद नहीं मिलता। हमारा कारनामा ठीक रहेगा तो डील हुआ है क्या इस तरह? बुला करके हमको देगा। हम अगर नहीं खरा उतरेंगे तो नहीं देगा। डील तो नहीं हुआ पहले? डील मतलब कोई मंत्री पद बनने का है, किसी प्रकार का डील तो नहीं हुआ? नहीं, हम लोग 2 घंटा में क्या डील करेंगे? अगर हम लोग 2 घंटा में नहीं सरकार को, भाजपा सरकार को बनने से रोकते तो फिर दिक्कत हो जाती। हमारी जनता हमको माफ़ कभी नहीं करता। और डील की बात और मंत्री की बात जहाँ तक करते हैं, वो वक्त आएगा तो हम लोग निपटेंगे। और एक सवाल और सर, के इन लोग का कहना है कि यादव जो है हमेशा पार्टी राजद जो है मुस्लिमों को या फिर अल्पसंख्यकों को दबा के रखने का काम किया है। इससे पहले भी इस क्षेत्र में सेकुलर पार्टी का ही राज था, लेकिन कोई खास प्रभाव देखने को नहीं मिला। और राजद पार्टी जो मरहूम जनाब शहाबुद्दीन साहब का नहीं हुआ, हिना साहब का नहीं हुआ, तो इन लोगों का क्या होगा? इस बारे में क्या कहेंगे? शहाबुद्दीन का क्यों नहीं हुआ? हम लोग उनका तो जब जानते हैं सब- कि हम लोग तो जानते हैं कि शहाबुद्दीन का सब हुआ। उसको बार बार कुर्सी में बैठाया। शहाबुद्दीन का कुर्बानी के हिसाब से उन्होंने सरकार में भागीदारी दिया, हिस्सा दिया। नहीं, आखिरी वक्त में जब उनकी लाश दिल्ली के अस्पताल में थी तो उनको सिवान तक लाने में भी तेजस्वी असमर्थ रहे। इस बारे में क्या? ये हमको जानकारी नहीं है। तो आखिरी वक्त में भी शहाबुद्दीन साहब के जो नहीं हुए, तो अगला सवाल आपसे यही सर कि आखिर आप जनता के समर्थन से पार्टी ज्वाइन किए, तो एक सवाल बहुत मार्केट में घूम रही है कि आपको कोचाधामन थाना के प्रभारी से क्यों बात करना पड़ा, क्यों इस तरह की लॉ एंड ऑर्डर को सुधारने की बात करनी पड़ी कि हम विधायक साहब आ रहे हैं घर? देखिए, हमारा पता चला कि काफिला काफ़ी तगड़ा होगा, तो कोचाधामन थाना प्रभारी को बोल दिया गया कि हर ट्रैफिक में रास्ता को क्लियर रखिएगा, क्योंकि हमारे लोग रास्ता को क्लियर नहीं करते। और जाम जब लग जाती, ऐसे ही महानंदा पुल पर कभी कभी जाम लगता है तो 10 बजे का आदमी 2 बजे के बाद निकलता है। उसके बाद हमारे यहाँ पर 6-7-8 हज़ार आदमी का मजमा होता, तो ट्रैफिक जाम करने के लिए उसे आदेश दिया गया कि आप हर हाल में
किसी भी ट्रैफिक, कहीं पर भी ट्रैफिक जाम नहीं लगना चाहिए। हर चौक में आप रास्ता को क्लियर रखिएगा। इस बात को कहने के बाद हम तो देखते हैं कि वो बेचारा उस काम को अंजाम दिया, और हम लोगों को आना चाहिए 2-3 घंटा लेट से, लेकिन रास्ता क्लियर इतना रखा कि हम लोग पूरा रास्ता को कामयाब आराम से ही हम लोग सही समय पर घर पहुँचे। तो सर आपने पार्टी जो बदला, तो सर क्या सीमांचल की आप बाढ़ से कटाव की स्थिति सुधर जाएगी? आप लोग बेघर होने से बच जाएंगे? आपने पार्टी जो बदला तो क्या सुधार आएगा इसमें? हम देखिए, हम लोग तो मेहनत करने के लिए रात दिन एक करते हैं, इंशाल्लाह उसमें कुछ सुधार आनी चाहिए। एमआईएम के लोग एक स्ट्राइक कर रहे हैं अमर विधानसभा में, जो एकमात्र विधायक बचे हैं अख्तरुल इमान साहब, वो स्ट्राइक कर रहे हैं कि हैदराबाद से टीम लाकर उन्होंने रिलीफ कैंप लगाया और लोगों को राशन पानी दे रहा है। क्या आप कहीं ऐसा कुछ कर रहे हैं अपने क्षेत्र में? देखिए, हम तो शुरू से ही ओवैसी साहब के बारे में बोल रहे हैं, तो उन्होंने ध्यान दिया सीमांचल में, लेकिन हम लोग जो यहाँ की कमी को अख्तरुल इमान साहब को गिनाएं, हम उम्मीद करते हैं और कि शायद हमारी बात को हैदराबाद के बैरिस्टर असदुद्दीन साहब हमारी आवाज़ को उस तक नहीं पहुँचाए हों। आने वाले दिनों में 2024 में एमपी का इलेक्शन है सर, तो क्या आप अख्तरुल इमान साहब अगर एमपी में चुनाव लड़ते हैं तो क्या आप उनका समर्थन करेंगे? देखिए, अभी एमपी का इलेक्शन का बहुत दिन वक्त है। अगर वो उस हिसाब से रहेंगे, हम अपने हिसाब से रहेंगे, और फिर टिकट पार्टी किसको देती है हमारी पार्टी, उस वक्त का नज़ारा क्या होगा कहना मुश्किल है। देखेंगे, जो मुनासिब समझेंगे करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे जनाब इजहार अस्फी साहब, एमएलए कोचा धामन। ये हमारे साथ बातचीत कर रहे थे और कह रहे थे कि अख्तरुल इमान साहब इनको पब्लिक को और इनको बहुत गालियां दी है और पब्लिक को बरगलाने का काम किया है इन्होंने जब पार्टी छोड़ी। तो कहीं ना कहीं पब्लिक का साथ भी मिला है इनको, और यहीं से मैं अपनी रिपोर्टिंग किया। जी, तो कहना ये चाह रहे थे, एक सवाल और इनसे मैं करूँगा कि सर आप जो है जनता जो कह रही है, एक जनता मैंने देखा सुनथा हाट या ऐसी कुछ कहीं जगह होगा, वो उनके नाम आपके नाम से मिल रहा था। तो एक रिपोर्टर ने उनका नाम जब पूछा तो वो कह रहे थे कि उनका नाम, मेरा नाम वही है जो दल बदलू है, मैं अपने नाम लेने से भी परहेज करता हूँ। तो इस तरीके कैसे लोगों के अंदर जग गई है? देखिए, वो उसका नाम इजहार है, मेरा मिता है, वो उसका घर बोहता है। वो हमारे अपोजिशन पार्टी के खास आदमी हैं। उन्होंने पहले दिन, हम भी आपका जो ये खबर सीमांचल से ही शायद है, कौन सा ये है आपका, और वो कौन था? मैं मीडिया था। उसको बुला करके वो मैनेज करके वो बात हमारा खिलाफ करवा दिया। लेकिन दूसरे दिन का वीडियो में आप भी देखे होंगे मैं मीडिया का, और अख्तरुल इमान साहब के बारे में या एमआईएम के बारे में क्या कहा, उसके बारे में भी जरा सा आप अगर बोल दें तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका हम अदा करेंगे कि उन्होंने पहला दिन मुझे बोला गंदा शब्द, दूसरा दिन अख्तरुल इमान साहब को बोला। अब ये पता कीजिए कि वो कौन पार्टी को सपोर्ट करने वाला है। दूसरी बात, हम लास्ट में ये बात बोल देना चाहते हैं कि हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन साहब की तरफ से अख्तरुल इमान साहब को सदर बनाया गया था, और हम लोगों का जानो दिल से मेहनत करके सीमांचल से 5 पार्टी को दिलाया, ठीक है। लेकिन क्या अख्तरुल इमान साहब के बारे में आप भी जानते हैं कि उन्होंने टोपी दाढ़ी पर जो उंगली उठाया, तो सबसे पहले रफीक आलम साहब एमएलए रहा करते थे, वो भी एक पार्टी से दूसरा पार्टी में गए थे, वो भी हाजी थे। उसके बाद जो है मुन्ना मुश्ताक साहब, वो भी कई पार्टी बदले थे, याद होगा आप लोगों को। उसके बाद तस्लीमुद्दीन साहब जो हमारे सियासी गार्जियन हैं, उन्होंने भी बहुत पार्टियां बदले और वो भी हाजी रहे। उसके बाद जो है मौलाना असराउल हक अख्तरुल इमान साहब, वो भी खुद राजद के 2 बार विधायक रहने के बाद फिर जदयू में गए, और जदयू से आज के दिन में वो एमआईएम में है, और वो भी हाजी है। उसके बाद जो है तस्लीम साहब आए। उसके बाद आज उसको फिक्र पड़ा है कि टोपी और दाढ़ी वाले को गाली दे, मौलाना को अभद्र शब्द कहा, मौलाना पर तनकीद किया। हम मौलवी लोगों से जुड़े हुए हैं, हम पर मौलाना लोग, उलमा लोग
बढ़िया निगाह से और दुआओं की बौछार से हमें नवाजते हैं, और हमारे सामने में आप उलमा को गाली दीजिएगा, हमसे तो बर्दाश्त नहीं होगा। हम आपके साथ में रहने के लिए तैयार नहीं है। रही बात अख्तरुल ईमान साहब का, अख्तरुल ईमान साहब भी हज किए हैं। वो इसलिए बचते हैं कि हम जो हज किए तो हमको कोई जानता नहीं है, क्योंकि हम भी कभी टोपी लगा के नहीं रहे। वो अपने आप को हाजी से परहेज करता है कि नहीं, हमारे बारे में कोई जानता भी नहीं है कि हम हज किए, हम टोपी भी कभी नहीं लगाए। और इजहार रफ़ी साहब हज करके आए तो टोपी भी लगाते हैं हमेशा, और हाजी साहब उसका नाम पड़ गया, इसलिए अच्छा है कि हाजी बोल करके उसको खूब रगड़ो। उसको अपना भी सोचना चाहिए कि आप भी हाजी हैं। अख्तरुल ईमान साहब, आप टोपी नहीं पहनते हैं, हज करके आए तो सोचते कि हमारे बारे में कोई बात किसी को जानकारी नहीं। इसलिए मैं उसको कहता हूँ कि जवान पर थोड़ा सा लगाम लगाए वो, और कायदे के दौरान में बात की। आज भी मैं कह रहा हूँ, इतना 2500-40 आदमी यहाँ पर, सबके सामने मैं बोलता हूँ कि अगर इस तरह की हरकत उसका रहा, जुबान को अगर गंदा से नहीं बचाया तो उसका हाल बहुत बुरा हो जाएगा, और लोग उसके मुंह पर थूकेंगे, कहेंगे उसको कि तुम राजनीतिक लड़ाई लड़ो, राजनीतिक बात कहो, राजनीतिक गालियां एक दूसरे को दो, किसी के परिवार पर उंगली मत उठाओ, किसी के माँ पर उंगली मत उठाओ, मौलाना का टोपी पर मत उंगली उठाओ, हाजियों का टोपी और दाढ़ी पर उंगली मत उठाओ। मैं उससे भाई समझ कर उसको आज हिदायत के तौर पर उससे कहना चाहता हूँ कि वो अपना आदत से बाज आए। सर, एक आखिरी सवाल आपसे ये भी है कि मैं कहीं बहुत जगह रिपोर्टिंग में गया, लोगों का कहना था कि अगर इन चारों विधायकों को अगर विपक्ष में ही रहना था तो फिर उनको एमआई में रहना था, लेकिन उन्होंने पार्टी बदला तो वो जेडीयू ज्वाइन क्यों नहीं की या फिर बीजेपी ज्वाइन क्यों नहीं की, जो सत्ताधारी पार्टी। अगर सत्ताधारी पार्टी क्षेत्र में अगर ज्वाइन कर लेते तो विकास जो कुछ संभव हो सकता था। सही कहना है उसका, लेकिन सवाल यह है कि हम तो पहले बोले आपको कि हम लोग बीजेपी गठबंधन में नहीं जा सकते हैं, किसी कीमत पर नहीं जा सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आप इत्मीनान रखिए, सरकार इंशाअल्लाह भाजपा को हटा करके राजद गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। इसके लिए आप इत्मीनान रखिए। हमारे कई बंधु ये भी बोलते हैं कि हाजी साहब बिक गए, अच्छे पैसा लेकर के बिक गए। अगर आप ही ये पूरे हिंदुस्तान में पहला रिकॉर्ड हम लोग कायम किया कि अपनी पार्टी छोड़ करके कोई आदमी जाता है दूसरी पार्टी में तो वो सत्तारूढ़ पार्टी में जाती है। हमको भी अगर पैसा का लालच होता तो बीजेपी में जाते, वहां पर हमको ढेरों रुपया मिलता, या फिर नीतीश कुमार जी जो माननीय मुख्यमंत्री बिहार के हैं उसके पार्टी में जाते, वो हमें पैसा भी देता और मंत्रालय भी देता। हमने सोचा कि हम महागठबंधन एक बड़ी पार्टी है बिहार में, और हम उसके साथ में जाकर के कुछ लोगों का काम कर सकें, और लोगों को भाजपा सरकार से बचाने का काम हम किया है, और लोग हमें दुआएं देते हैं। कुछ लोग जो हैं वो लोग इस तरह का कीचड़ उछालते हैं। आप सरकार बनाने की दावा कर रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं, मार्केट में ये भी खबर आ रही है कि बहुत सारे आरजेडी के विधायक जेडीयू के संपर्क में टूट सकती है आरजेडी पार्टी, क्या इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, इससे पहले भी बात मैं बता रहा हूँ आपको, हम लोगों को कुछ पता नहीं और उन लोगों को बार बार पता चलता है। हम जाएंगे एक पार्टी से तो हमको पता नहीं, और दूसरे को कैसे पता चलता, ये सवाल आप उन्हीं से पूछिए। अख्तर साहब, आपने जो आरोप लगाया अख्तर साहब पर कि अख्तर साहब बहुत बड़े मतलब भाषा की मर्यादा नहीं रखते हैं, तो अख्तर साहब एक बात मुझे बोले थे कि इजहार साहब से जब मैं इस बाबत बात किया तो उन्होंने कहा कि नहीं, चाहे कुछ हो जाए, लोग और जो है पार्टी छोड़ दे विधायक, लेकिन हम नहीं छोड़ेंगे। अब तो इजहार साहब बहुत बड़े झूठे निकले, इस वजह से आज वो आप पर इतने बड़े आरोप लगा रहे हैं। नहीं, जरा सा वो बात हुई थी क्या? हाँ, बिल्कुल बात हुई थी। हमने उसको कह दिया कि पूरी पार्टी का स्थिति, विधायक का स्थिति ठीक नहीं है। हमें उन्होंने कहा कि भाई आप ठीक है ना, हम बोले कि हम भी कितना दिन तक आपके साथ में टिक सकेंगे। ये बात हम ही नहीं बोलते, अख्तर साहब किसी चैनल के माध्यम से वो भी बोले हैं, आप उसको खोल के देख लीजिए। अख्तर साहब ये बात बोले हैं, इकरार किए हैं वो भी। मैं भी उसी बात को कह रहा हूँ कि हम भी उसको बोल दिए हैं भाई आपका स्थिति ठीक नहीं है, बोले आप ठीक हैं, तो हम बोले कि हम भी कितना दिन तक टिक सकेंगे आपके साथ में। तो हमने उसको चेतावनी दे दिया, खबर दे दी है। अगर वो कहते हैं कि या दूसरा इल्ज़ाम लगाते हैं तो लगा सकते हैं। इन दिनों क्षेत्र में सर बिजली की समस्याएं बहुत है, तो क्या आप लोग बिजली की समस्या को दूर करने के लिए कोई कार्य कर रहे हैं? और यहाँ तक कि जनता लोग मूड बना रही है कि संभवतः 10 या 11 तारीख को आपके घर के आवास के बाहर आंदोलन करने की बात चल रही है, क्या इस बारे में? हाँ, ये ठीक है, बिजली का स्थिति बहुत बुरा है, इसको हम लोग
अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि बिजली का समस्या खाली हमारे पब्लिक को नहीं, हमको भी है, हमारे लोगों को भी है, हमारे इलाके क्षेत्र के लोगों को भी है। बिजली के बारे में अगर कोई शिकायत करता है उसको हम कबूल करते हैं कि बिजली का समस्या बहुत हो गया। अब उसके बारे में रात में भी मैं पटना बात किया उन लोगों का, और हर सब स्टेशन में भी पता किया, तो बोला कि हमारे यहाँ पर 800 मेगावाट का खपत है और हम लोगों को 200 मेगावाट मिलता है। इसलिए कभी काट के एक तरफ, कभी काट के दूसरा तरफ, कभी काट के तीसरा तरफ गया। इस सिलसिले में हम लोगों ने बिजली मंत्री से भी बात किया है। वहाँ से तो बोलता है कि कोई कमी नहीं है, तो बोला कि नहीं सर, वो आप लोग को ऐसे कह दिया था, लेकिन बिजली का कटौती किया है, जिसके चलते हम लोग एडजस्ट करते हैं। 2-3 दिन हम लोग, मैं इसको ठीक करने का हम लोग काम करेंगे। 2 दिन में सुधार हो जाएगा। हमसे तो ऐसे ही बोला, क्योंकि हम बिजली के कोर्ट का ये नहीं है, लेकिन एज ए विधायक हमने जो सवाल किया उससे बोला कि 2-3 दिन और हम लोगों को ऐसा करना पड़ेगा, क्योंकि गर्मी में खपत बेसी हो गई है और सप्लाई कम। तो बहुत बहुत धन्यवाद इजहार एसपी साहब, विधायक कोचाधामन। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोगों ने इलाके की समस्या को उठाते हैं, और मेरी दुआएं आप लोगों के साथ में है कि आप लोग इसी तरह से आवाज़ को उठाते रहें और जनप्रतिनिधि लोगों को जगाते रहें, ताकि तमाम अवाम को जिन्होंने हमको वोट दिया है या फिर जो वोट नहीं भी दिया है उसका भी दुख दर्द में आपकी याद दिलाने से हम काम आ जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आपको, धन्यवाद। तो ये थे जनाब इजहार एसपी साहब, विधायक कोचाधामन। ये हमारे साथ बहुत सारे बातें कहें, और इन्होंने ये भी कहा कि बिजली की समस्या पर भी इन्होंने ऊर्जा मंत्री से भी बात किया है, बिजली की समस्या भी बहुत जल्द सुधार हो जाएगी, और क्षेत्र के बहुत सारे मुद्दा थे उनको भी इन्होंने सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहीं से मैं अपनी रिपोर्टिंग की अंत करता हूँ सहयोगी अबू माजूरा के साथ, खबर सीमांचल एक्सप्रेस कोचाधामन।